हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप सबको पता है, हाल ही में राजस्थान सेट का रिजल्ट जारी हुआ है और हमारे एक स्टूडेंट हैं शालू खैतान, जो आज हमारे साथ में है, जिन्होंने राजस्थान सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है विद वेरी डिसेंट स्कोर। तो आज हम सालू से बात करेंगे कि क्या उनकी स्ट्रेटेजी रही, कैसे उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है इतने कम टाइम में। क्या पेपर वन के लिए उन्होंने स्टडी मटेरियल यूज किया, पेपर वन की क्या स्ट्रेटेजी रही है, पेपर टू की क्या स्ट्रेटेजी रही है, इनका मोटिवेशनल फैक्टर क्या रहा है। तो ये सारी बात है जो आज सालू से हम करने वाले हैं। तो चलो, सबसे पहले तो सालू, आपको वेलकम हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एंड बहुत सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू सर। तो सालू, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कैसे इस एग्जाम को इतने कम टाइम में क्वालिफाई किया और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही है पेपर वन प्लस पेपर टू की। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सर मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ। मेरा ईवीएस सब्जेक्ट रहा है। मैंने एमएससी भी ईवीएस से भी की। आपने राजस्थान सेट एग्जाम की तैयारी है वो कब से शुरू की थी। सर मेरे को राजस्थान सेट मैंने नेट क्लियर किया था, तो मेरे राजस्थान सेट की तैयारी उसके नेट लेवल पे हो गई। ओके। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सालू है, इन्होंने ये जो फरवरी मार्च वाला नेट का एग्जाम हुआ है ये भी इन्होंने क्वालिफाई किया है और सेट भी इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो दो एग्जाम जो बहुत बड़े एग्जाम है, दोनों एग्जाम इन्होंने एक साथ क्वालिफाई किया है। तो सालू से हम ये भी जानेंगे कि क्या नेट और सेट की तैयारी हम एक साथ कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा लेट डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा सालू कि पेपर वन के लिए आपने कैसे तैयारी की थी। सर पेपर वन के लिए तैयारी मैंने ना यूट्यूब से भी की थी तैयारी, और अदर सोर्सेज भी मैंने फॉलो किए था तो तैयारी करने के लिए। और ये पेपर वन का मैंने खुद से ही नोट्स प्रिपेयर किए थे अच्छी तरह से, ताकि मैं आगे भी रीड करूँ तो मेरे को प्रॉब्लम ना हो। पूरा पेपर वन आपने यूट्यूब से ही पढ़ा है, कोई बुक आपने रेफर नहीं किया इसके लिए। नहीं, मैंने बुक रेफर नहीं की, मैं सोर्स रेफर किया। ओके। तो आप बता सकते हैं कि आपने यूट्यूब की बात करें तो किस किस एजुकेटर को आपने फॉलो किया है पेपर वन के लिए, पेपर वन आपने प्रिपेयर कैसे किया। लाइक आपके जैसे यूनिट वाइज आप बता सकते हैं कि कौन सी यूनिट के लिए आपने कैसे इसको प्रिपेयर किया, नेट एंड सेट दोनों के लिए। मैंने मैंने नेट और सेट के लिए जैसे पीपल एनवायरनमेंट हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, वो आपसे किया। हाँ, अदिति मैम से मैंने आईसीटी के लिए की। और अदर्स तो यूनिट मैंने नवदीप मैम से। ओके। आपने बेसिकली 3 से 4 एजुकेटर को फॉलो किया है पेपर वन के लिए, यस अलग सर। अलग यस। सब्जेक्ट के लिए। दैट्स यस ग्रेट। सर। सो ये तो होगी पेपर वन की बात। हम बात करते हैं पेपर टू की। तो पेपर टू आपका ईवीएस है। तो ईवीएस के लिए आपने कैसे तैयारी की थी, कि आपकी स्ट्रेटेजी रही है ईवीएस के लिए। सर मैंने ईवीएस के लिए पहले मेरे को कुछ नहीं पता था, फिर मैंने पता चला मेरे को यूट्यूब से ज्योति बाला मैम से कि ज्योति बाला मैम है, तो मैं उनको फॉलो किया। ओके। आप ये बता सकते हैं सालू कि आपने नेट भी क्वालिफाई किया है, सेट भी क्वालिफाई किया है। तो आपने प्रिपरेशन है वो कब से स्टार्ट की है, एक स्टूडेंट को कितना टाइम लगता है नेट और सेट क्वालिफाई करने के सर मे बी मैं मानना है कि 1 साल तक अच्छी तरह पढ़ाई करे तब तो 6 महीने में भी क्लियर हो सकता है। परंतु थोड़ा सा फोकस ना हो तो 1 साल में पक्का क्लियर कर सकते ओके। तो आप ये बोलते हो कि 6 to 1 year मतलब एक आइडियल हैं। हाँ, टाइम है जो एक तो हाँ। स्टूडेंट को चाहिए। आपने अपनी हाँ जी सर। प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी, बीए के दौरान स्टार्ट की थी, उसके बाद में आपने मास्टर्स किया होगा उसके बाद स्टार्ट किया, या उस सर थोड़ा मैंने और लेट मास्टर के स्टार्ट। मैं सर मेरे को मास्टर में पता चला यूजीसी नेट कुछ होता है। तो फिर बाद में मैंने उसको देखा यूजीसी नेट भी क्या ये चीज होती है। तो फिर बाद में मेरे को सबसे पता चला यूजीसी नेट होता है, फिर मैंने मास्टर कंप्लीट होने के बाद ही तुरंत स्टार्ट कर दिया था तैयारी। ओके। मैं ये जानना चाहूंगा सालू कि जो यूजीसी नेट है, सेट एग्जाम है, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो इसमें प्रीवियस ईयर यस क्वेश्चन सर। है, इनका कितना रोल होता है सर पीवाईक्यूज उस का। उन पीरियड को सेम के सेम नहीं आते ये मानते हैं, पर उनसे कॉन्सेप्ट एकदम से होता है कि ना कॉन्सेप्ट की चेंज होके आएंगे। पर ये कॉन्सेप्ट आएंगे, वैसे के वैसे कॉन्सेप्ट आएंगे।
ओके, थोड़ा ग्रेट। सा लैग करेगा पर थोड़ा सा कि ऐसे कि कॉन्सेप्ट बन जाएंगे उसके, क्योंकि प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो मे बी 70% अपन सिलेबस को कवर कर जाते हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किए थे, और किए थे तो कितने हाँ, साल तक के अपने पेपर हैं वो सोल्व किए थे? मैंने 2018 तक प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किए थे। 2018 से लेके और 2022 तक अपने पेपर सोल्व किया। सो गाइस, मैं भी आपको यही बताना चाहूंगा, क्योंकि 2018 में पैटर्न चेंज हुआ था आपका नेट का पैटर्न। उससे पहले सीबीएसई है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता था, 2018 के बाद में एनटीए है वो बनता है, और एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। जब से एनटीए ने कंडक्ट करवाया है तो इसका पैटर्न है वो हमें हर साल चेंज दिख रहा है। तो मैं भी आपको यही बोलूंगा कि कम से कम आप 2018 के बाद के जितने भी पेपर्स हैं वो जरूर कीजिए। आपका 13 जून को एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे पीवाईक्यूज। इसके बाद में मैं बात करूं चालू की टेस्ट सीरीज है, क्या वो भी हेल्पफुल होती है नेट के एग्जाम के लिए और सेट के एग्जाम के लिए? टेस्ट सीरीज तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। जब पेपर पास में आने लग जाते हैं तो टाइमिंग से अपन टेस्ट सीरीज देते हैं, तो उससे पता चलता है कि अपन ने कितना टाइमिंग में कितने क्वेश्चन कवर किए थे। और वहां जाके अपन को ये नहीं होता, स्ट्रेस नहीं आता कि मैं इतना टाइम बाकी है, इतना टाइम बाकी है। वो टेस्ट सीरीज से भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल। ओके, तो टेस्ट सीरीज ये तो पेपर के बाद से टेस्ट सीरीज लगानी ही चाहिए। ठीक है। तो कितने टेस्ट हैं जो लगाने चाहिए? आप आपके फ्रेंड्स हैं उनको क्या रिकमेंड करना चाहोगे, और कहाँ से लगाने चाहिए? कोई अच्छी टेस्ट सीरीज आप सजेस्ट कर सकते हो स्टूडेंट को जो आपने लगाई हो? सर मैंने टेस्ट सीरीज ग्यारह फटाफट से भी लगाई थी। जब फ्री में टेस्ट सीरीज मिलती थी मैं उनको भी लगाया था, 2 या 3 बार मैंने उनको भी फॉलो किया था। और मैंने अदर सोर्सेज से भी ना टेस्ट सीरीज को फॉलो किया था, मॉक देती थी मैं। मॉक मैं ना 2 दिन से एक मॉक मैं लगा देती थी। सो गाइस देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट से हमें एग्जाम लाइक टेम्परामेंट है वो मिलता है, और एग्जाम लाइक सिचुएशन में हम पहले ही प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। जैसा कि सालू भी एग्री करेंगे कि अभी के जो पेपर हो रहे हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट करके दे रहे हैं। कभी जैसे कभी तो हमें ये भी फील आता है कि पेपर वन है लेकिन क्वेश्चन पेपर टू जैसा लगता है, उसमें इतना डीप कॉन्सेप्ट जैसे पूछा जाता जैसे है ना। जैसे मुझे याद है कि सालू ने भी जब पेपर हुआ था तो कुछ क्वेश्चन भेजे थे कि सर इनका समझ नहीं आ रहा है, ये पेपर टू का सवाल है, पेपर वन में दे दिया है। तो ये सिचुएशन आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको वो सिचुएशन पहले ही उससे आप रूबरू हो जाते हैं, और बाद में एग्जाम में आप इतना पैनिक नहीं करोगे। तो टेस्ट सीरीज है उसको जरूर करना चाहिए, मैं भी आपको रिकमेंड करूँ। तो ये तो होगी टेस्ट सीरीज की बात। सालू, आप सारा दिन पढ़ते थे या कुछ हॉबीज भी हैं आपकी जो साथ साथ में परस्यू करते थे? सर मेरी हॉबी है, मैं पेंटिंग करती हूँ। मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो मैं बोर हो जाती थी ना तो मैं पेंटिंग लेके बैठ जाती थी। और वो मैं उसको करती थी 5 या 10 मिनट में, उनको देखती थी। फिर मैं सोचती थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, फिर बाद में वो कंप्लीट करूंगी। तो मैं रोज के रोज थोड़े थोड़े टारगेट बना के चलती थी, तो मेरे को इतना कवर करना ही करना है, चाहे मेरे को 12 ही बज जाओ रात के, मैं करके ही सोती थी उस टारगेट। तो बेसिकली आपने टारगेट बेस्ड स्टडी की है पूरी की पूरी प्रिपरेशन, जैसा बताना चाह रहे हैं। तो आपका टाइम टेबल क्या रहता था पढ़ने का? कितने घंटे एक यूजीसी नेट और सेट एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए पर डे? सर पर डे का तो मे भी 4 या 5 घंटे तो करना ही चाहिए। पेपर वन को 2 घंटे दो, पेपर करना टू को 3 घंटे तो देने ही चाहिए। ओके, तो 5 to 6 आवर आप बताना चाह रहे हैं कि एक स्टूडेंट को देना चाहिए। हाँ, उनको देना ही चाहिए। ओके। आप मुझे ये बताइए सालू कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वो एक एग्जाम प्रेशर होता है, और जैसा कि आपने भी शेयर किया था कि कई बार हम कुछ बैगेज लेके जाते हैं एग्जाम में, या हमें लगता है कि परफॉर्मेंस प्रेशर, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए ड्यूरिंग एग्जाम्स? आपने कैसे मैनेज किया उसको? सर एकदम से ऐसे होता है कि रिलैक्स हो, जैसे कोई भी ना एग्जाम सेंटर जाओ तो कोई भी नोटबुक नहीं लेके जाना। क्यों होता है कि ना सेंटर में, मैंने देखा है कि बच्चे सेंटर से पहले भी पढ़ते रहते हैं। उनको ये रहता है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा। पर ऐसे होता है कि उस टाइम तो बर्डन नहीं है, एकदम से रिलैक्स होके जाओ, जैसे ताकि कोई ऐसे रास्ते में ना जाते वक्त कोई सॉन्ग सुन लिया जाए, कोई से मोटिवेशन मिले। ऐसे बर्डन लेस होके जाओ एग्जाम में, ताकि वहां की एकदम से क्लियर एग्जाम हो पाए। ऐसे बर्डन ना हो कि मेरे को वो क्वेश्चन याद नहीं है, वो क्वेश्चन याद नहीं है। एकदम से रिलैक्स होके दोगे ना माइंड में, तो ना एकदम से पेपर भी अच्छा होगा। और एकदम से बोलते हैं ना, एकदम से खुशी मिलेगी पेपर करने के बाद में कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है।
ओके, दैट्स ग्रेट। इसके अलावा आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे हम आपके जो भाई बहन है उनको, कि 13 जून को एग्जाम है, तो अगले 20 दिन को कैसे यूटिलाइज करें, वो क्या स्ट्रेटेजी उनकी होनी चाहिए नेक्स्ट 20 डेज की? सर मैं उनको यही बताना चाहूंगी कि 20 दिन के अंदर जैसे ना पर डे थोड़ा थोड़ा जैसे होता है, 1 घंटा रिवीजन किया और फिर बाद में 1 घंटे मॉक लगाया, तो ताकि ना मॉक से भी जो टॉपिक पढ़े उनका तुरंत का तुरंत है ना क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ना, तो वो कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाता है। और बात नहीं करते तो ऐसा रहता है कि मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हुआ, मैं क्वेश्चन भी नहीं कर पाए। जब मैं खुद यही फॉलो करती हूँ, मैंने फॉलो किया था कि मैं 30 दिन 30 तारीख तक मैं पूरा सिलेबस कवर करके मैं मॉक भी लगा लूंगी, 13 दिन के अंदर मैं मॉक प्रैक्टिस करूंगी, ओनली मॉक प्रैक्टिस। तो लास्ट के टाइम में आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मॉक टेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा दें रिवीजन के लिए? यस सर, यस सर। ओके। मॉक से कॉन्सेप्ट बनाए और कुछ। आप अपनी ये जो सक्सेस है आपकी, नेट क्लियर किया, सेट क्लियर किया, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग सुनेंगे, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, तो आप किसको इस सक्सेस का क्रेडिट देना चाहेंगे? सर ये क्रेडिट जैसे टीचर का भी होता है, ये नहीं है टीचर नहीं होते, टीचर साथ देंगे तभी ना आगे बढ़ पाते हैं। टीचर हुए, फ्रेंड्स हुए, फैमिली होती है, जैसे तो कि एक एक बंदे का हाथ में होता है, उसके आगे सक्सेस के आगे सबका साथ होता है। जैसे फैमिली सपोर्ट करती है, फ्रेंड्स जब ऐसे होता है डिमोटिवेट होते हैं तो करके दिखाना है तेरे को, ये होता है। टीचर होता है कि तुम आगे कर सकती हो, एक उनसे वाइब मिलती है कि आपको करना चाहिए। ओके, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर सबका सहयोग रहा है सक्सेस में? यस सर। चलो, अच्छी बात है। एंड इसके अलावा सालू कुछ आपकी कोई ऐसी स्ट्रगल रही हो इस प्रिपरेशन के दौरान, जो आपको मुश्किलें आई हो, जो आप अदर स्टूडेंट को बोलना चाहोगे कि आप ऐसी गलतियां ना करें, जो आपने की हैं, या कुछ आपकी स्ट्रगल रही है तो आप शेयर कर सकते हैं? सर मेरे दोनों एग्जाम में स्ट्रगल रही है। मैं यूजीसी नेट देने गई थी तो भी मेरा 2 दिन पहले मेरे को था कि मेरे को पेपर ही नहीं देना, पर बाद में फ्रेंड्स ने बोला कि देना पड़ेगा तेरे को पेपर, तो फिर मैंने बोला हाँ मैं दूंगी पेपर, नहीं हारूंगी नहीं, पेपर दूंगी ही दूंगी। और फिर मैंने पेपर को दिया। फिर बाद में मेरा सेट का एग्जाम हुआ था, तो सेट के एग्जाम में भी मेरे को मॉर्निंग में ही मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे को उनको देख के हुआ था कि मेरे को नहीं देना, मेरे को पापा को बचाना है, मेरे को एग्जाम नहीं देना। मैं लगता था कि मैं सेंटर में जाने से पहले ही भी मैं कहता कि मैं आँख क्लोज कर रही थी तो मेरे को पापा याद आ रहे थे कि मेरे को पापा के लिए करना है। फिर मेरे को ऐसा लगा था पीछे से पापा मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं, बेटा मेरे लिए कर ली सेट क्लियर, मेरे लिए करना है, हूँ तेरे साथ। तो फिर ये होता है कि कभी हारो मत, चाहे कोई भी सिचुएशन हो ना, उसको ना फेस आउट करो, ताकि वो हो गया कि उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। जितनी मुसीबत आती है ना उतना रिजल्ट अच्छा आता है, मैंने ये सीखा है इन दोनों से। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने कि देखो, मुश्किलें तो हर काम में आएंगी, और वो ना कि डर के आगे ही जीत होती है, वो फेमस लाइन है, सब लोग जानते हैं। तो वही है गाइस, स्ट्रगल तो देखो सबके होते हैं, और सबके डिफरेंट स्ट्रगल होते हैं। शालू का कुछ और स्ट्रगल रहा है, मेरा कोई और स्ट्रगल है, आपका कोई और स्ट्रगल है, लेकिन उससे आपको ठहरना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। और ये सब चीजें हर की लाइफ में चलती हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में स्ट्रगल ना हो, बट उसको आपको आगे बढ़ना है, उन स्ट्रगल के साथ में आपको आगे बढ़ना है। सो यही सारी चीजें हम डिस्कस करने के लिए आपके साथ में आए थे। और फाइनली मैं सालू को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इन्होंने अपना टाइम निकाला, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, ढेर सारी बधाई आपको, थैंक यू, आपको और आपकी फैमिली को, है ना, इस सक्सेस के लिए। और थैंक यू आपके सो मच। फ्यूचर एंडेवर्स के लिए भी बेस्ट ऑफ लक, है ना, आप ऐसे ही बढ़ते रहो, और ऐसे ही हमारा नाम रोशन करते रहो। थैंक यू सो मच। सो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही है, एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।